नमस्कार, जय हिंद। मैं जैसा कि आप लोग को बताया था कि बिहार दरोगा में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं करा दूंगा। तो ये आपको हस्तलिखित नोट्स दिख रहा होगा। इसके माध्यम से, जी हाँ, इसके माध्यम से आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक और फुल डिटेल में कराने वाले हैं। जी हाँ, पूरी डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस क्लास को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि बहुत ऐसे प्रश्न आप जानेंगे जो आज तक आप नहीं जानते थे। आज का टॉपिक अपना है राज्यसभा। राज्यसभा से जुड़े सभी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो राज्यसभा है यह भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो राज्यसभा नोट कर लीजिए कि भाग 5 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा जो है वह भाग 5 के अंतर्गत आता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि राज्यसभा को आपको याद रखना है कि इसे बड़ों की सभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ों की सभा। इसे दूसरा चैम्बर या उच्च सदन भी कहा जाता है। तीनों नाम अगर कभी पूछे कि इनमें से कौन सा नाम राज्यसभा का नहीं है, ऑप्शन दे दे बड़ों की सभा, दूसरा चैम्बर, उच्च सदन या पहला चैम्बर, तो ध्यान दीजिएगा दूसरा चैम्बर जो है वो राज्यसभा कहलाता है। बड़ों की सभा, देखिए आप राज्यसभा और लोकसभा लिखिए, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पर लोकसभा, है ना, लोकसभा, और ये राज्यसभा है। बड़ा कौन है लिखा, तो बड़ा आप जानेंगे कि राज्यसभा ही बड़ा है, इसमें ज्यादा लेटर्स हैं, तो ये याद कर लिया कि राज्यसभा बड़ों की सभा। दूसरा, तो आप देखेंगे दूसरा कि इसको दूसरा चैम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा। तो दो कैसे लिखते हैं आप? दो लिखना ही प्रारंभ करते हैं, दो ऐसे, है ना, और फिर आप ऐसे करके इसको राज्य बना देंगे। तो ये दोनों आपको याद हो जाएगा। राज्य में भी आधा जा है और उच्च में चा है, तो तीनों रिलेट कर लीजिएगा कि राज्यसभा के बड़ों की सभा, दूसरा और उच्च सदन जो है यह इसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे, हम लोग अब चीजों को समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा कि राज्यसभा जो नाम है वह कब पड़ा, है ना, ये राज्यसभा नाम कब पड़ा? तो वर्ष 1954 में। कब पड़ा? वर्ष 1954 में इसका नाम राज्यसभा पड़ा। तो भाई इससे पहले क्या नाम था इसका? इससे पहले क्या नाम था? तो इससे पहले इसे राज्य परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। यानी कि वर्ष 1954 में राज्यसभा नाम पड़ा। सीधा प्रश्न पूछ देगा कि राज्यसभा नाम कब पड़ा, तो बताएंगे वर्ष 1954 में। नाम तो आप जान गए हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए कभी भी अगर पूछे कि राज्यसभा का गठन, तो बताएंगे 3 अप्रैल 1952। जी हाँ, 1952 में इसका गठन हुआ है, ठीक ना। अब अगर पहली बैठक की पूछे, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको ध्यान देना है। गठन तो 3 अप्रैल, है ना, गठन तो 3 अप्रैल 1952, यानी कि 3-4-52। बैठक, तो बैठक जो है वह 13 मई, याद रखना है, बैठक मई में हुई है, यहां पर मैं लिख दिया हूं। और गठन की बात करें तो गठन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथे महीने में हुई है। कोई दिक्कत नहीं। समझ गए चीजों को? जी सर बिल्कुल समझ गए। अब चलते हैं आगे, क्या है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछता है। तो पूछता है, इसकी संरचना हम लोग पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा जो है ये कैसे डिजाइन है, कैसा इसका जरा जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही पूछता है कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो जो तय सीट है कि भैया कितनी सीट होनी चाहिए, तो तय सीट आप जान लीजिए 250, ठीक ना, तय कि मतलब 250 सीट होगी। अब ये 250 में कौन कौन है जरा इसको आप जानिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है और बहुत अच्छा है, पूछेगा आपसे तो समझ लीजिए। ये 250 जो है ना, इसमें 238 जो है इनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। कौन निर्वाचित करता है ये आगे हम बताने वाले हैं। 238 का बच गया कितना?
तो बच गया भैया 12। अब ये 12 जो बचा है, इस 12 को राष्ट्रपति नामित कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। आप जानबे करते हैं कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। पहले लोकसभा में भी ये मनोनीत करते थे 2 लोगों को, बट वो बंद हो गया, अब राज्यसभा में केवल है, ठीक ना। तो ये आप जान लीजिए। तो 238 अप्रत्यक्ष, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कब होता है जानते हैं? जब आप वोट देते हैं, राज्यसभा के सदस्य का भी वोट देते हैं, लोकसभा का चुनाव तो होता है, राज्यसभा का आप नहीं देते हैं, वो अप्रत्यक्ष होता है ना। उसके बारे में बताएंगे कौन कौन कैसे क्या होता है, सब चीजें हम बताने वाले हैं, बने रहिए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जान ही गए आप कि कितना, तो 250 सीट, जिसमें 238 अप्रत्यक्ष, 12 मनोनीत होगा, नामित होगा। ये कभी कभी पूछ देता है कि ये जो नामित वाला जो है यह किस अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति नामित करेंगे, तो यह 80 अनुच्छेद में वर्णित है। ये भी आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 80 में इस बात का जिक्र है कि राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करेंगे, ठीक ना। ये तो तय सीट था। अब बताते हैं कि सर वर्तमान में क्या है सीटों की संख्या, क्या 250 है पूरे? तो तय तो है 250, लेकिन 5 कम है वर्तमान में सीटों की संख्या, यानी कि अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें 245 सीट ही हैं। 245 में आप जान ही रहे हैं कि 12 को तो ये मनोनीत करेंगे ही 80 अनुच्छेद के तहत, तो बच कितना जाता है? तो बच जाता है 233, यानी कि 233, ठीक। अब आप ये जान गए हैं कि 233 तो हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से, अब जिसमें राज्य भी हैं और कुछ केंद्र शासित भी प्रदेश हैं। तो जरा सा आगे बढ़ते हैं हम, यहां से भी प्रश्न पूछेगा आपसे। यहां से कैसे प्रश्न पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश से जो सीट है वह कितना होता है और जो राज्य से सीट है वह कितना होता है। चलिए मैं यहां आ जाता हूं। कुल 233 सीट, यहां पर आपको दिख गया होगा कि कुल जो 233 सीट है अप्रत्यक्ष, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 225 राज्य से और 8 जो है वह केंद्र शासित प्रदेश। इसको बहुत अच्छे से समझना है, यहां से आपको फंसा सकता है। इसको मैं फिर बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, परेशान मत होइए। तो 250 राज्य से, जो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 से 225 और ये 8 से ये 8 सीट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आगे ये भी जानेंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट आता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक बार जरा सा मैं आपको रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। यहां से देखिए, यहां पर, हाँ आइए देखिए, अगर कहें कि तय सीट तो बताएंगे 250, जिसमें 12 आप छाड़ दीजिएगा कि मनोनीत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जान लीजिए कि 238 अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक ना। अब आते हैं कि ये तो तय है, लेकिन है कितना वास्तव में वर्तमान में? तो 245, जानबे कर रहे हैं 12 को कि मनोनीत कर ही देंगे, तो बचा कितना? 233 जो अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। आप जान गए कि 233 में खाली केंद्र नहीं है, खाली राज्य ही नहीं है, आपका संघ शासित भी प्रदेश है, ये भी आप जान गए। तो संघ शासित से 8 और क्या हो गया, और राज्य से हो गया 225, कुल 233 और 12 को ये 245, कोई दिक्कत नहीं ना। एक प्रश्न देखिए, बिहार दरोगा में कितना शानदार पूछा था, ये वाला प्रश्न पूछा था पिछली दफा। राज्यसभा में सीटों का वितरण का जो वर्णन है यह किस अनुसूची में है ना। तो याद कर लीजिए कि राज्यसभा में जो सीटों का वर्णन है ना, यह 4थी अनुसूची में है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, तो इसको लिख लीजिए। अगर ये पीडीएफ चाहिए इसका जो नोट्स है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं सारे सब्जेक्ट लगभग जो भी है हमारे पास सब कुछ आपको करा दूंगा, और ऐसा करा दूंगा कि एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा। ये आप किसी भी बुक में मिला लीजिए, इतना भरा भरा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा किसी भी किताब में आप जो पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत को छोड़ करके, क्योंकि हम जो भी नोट्स बनाते हैं वो उसी से बनाते हैं ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब पूछ देता है कि वह केंद्र शासित प्रदेश या वह संघ राज्य क्षेत्र जहां राज्यसभा की सीट सर्वाधिक है। तो जान लीजिए 3 ही गो केंद्र शासित में है, ये है राज्यसभा की सीट। एगो है जम्मू कश्मीर, एगो है दिल्ली, और तीसरा है कौन? तीसरा है पुदुचेरी।
है ना। तीसरा क्या है, पुदुचेरी। अब ये तीनों में है, और सबसे ज्यादा किस में है, तो 4 सीट जम्मू कश्मीर में है, 3 सीट दिल्ली में है, और पुदुचेरी में 1 है। तो 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। यही 8 न था, जिसमें 4 जम्मू से, 3 दिल्ली से, और 1 जो है वह पुदुचेरी से। 8 हो गया ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अब आगे, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं ना, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इसमें, अच्छा प्रश्न बनेगा। हाँ, तो यहां पर मैं निकालता हूं प्रश्न को। चलिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है, जो किस क्षेत्र से होते हैं भाई, तो कला से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, साहित्य से होते हैं, और साथ ही साथ समाज सेवा से होते हैं। मैंने बता दिया है, ये 80 अनुच्छेद में आपको देखने को मिल जाएगा, 80(3) में, है ना, ये मिल जाएगा 80(3) में, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो कितने सदस्य, 12 सदस्य। अब आते हैं कि भैया क्या है अवधि। राज्यसभा के सदस्य तो आप मनोनीत करा दिए, बना दिए, अब ये कितना दिन तक रहेंगे, कुछ लिखा पढ़ी है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। आइए आगे, आगे हम लोग आते हैं। हाँ, यहां से हम लोग आते हैं। चलिए, राज्यसभा की अवधि क्या है, अवधि भाई, अवधि मतलब कार्यकाल ना, सीधा प्रश्न, अवधि मतलब कार्यकाल। तो देखिए, कार्यकाल जो है यह 6 वर्ष है। और अगर पूछे कि राज्यसभा की जो अवधि है यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 83, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह वाला प्रश्न, है ना। चलिए, एक सवाल जान लीजिए कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। जब 85 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को विघटन करते हैं, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो यह भी आपको जानना है। कभी पूछ दे कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है, और दे दे कि राज्यसभा का विघटन राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत करता है, तो जान लीजिए कि राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्थायी सदन है। कैसा है, स्थायी सदन है, ये जान लीजिए आप। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, आपको मिलेगा नहीं। कभी पूछे कि राज्यसभा मनोनीत करते हैं प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक तीसरे वर्ष या 6वें वर्ष, तो जान लीजिए ये जो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं ना, तो प्रत्येक तीसरे वर्ष मनोनीत करते हैं। मतलब 12 को नहीं कर देंगे, 12 को कर देंगे तब तो ज्यादा हो जाएगा, किस्त में करते हैं ये मनोनीत, है ना। प्रत्येक तीसरे वर्ष ये मनोनयन जो है प्रक्रिया ये करते हैं। और एक चीज और, मनोनीत पूछे तो तीसरे वर्ष, और अगर चुनाव पूछे तो प्रत्येक दूसरे वर्ष। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसका 1/3 सदस्य जो है वह हट जाता है और फिर से नया चुनाव होता है, ठीक ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर से दिखाना चाहूंगा, यहां पर ला करके, हाँ, ठीक ना। ये देखिए, प्रत्येक दूसरे वर्ष ये 1/3 सदस्य, कितने, 1/3, जैसे जैसे कि 245 है, 245 है, तो इसका 1/3, 1/3 कितना होगा जी, तो देखिए 3 × 8 24 और 3 दूना 6, मतलब लगभग 82, है ना, लगभग 82, 81-82 के आसपास सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनका फिर से जो है वह मनोनयन होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब हम लोग आगे। तो चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं आगे और देखते हैं कि अब क्या है इसमें। तो अब आते हैं इसकी सदस्यता। अभी 83 अनुच्छेद में आपने अवधि पढ़ा कि नहीं अवधि। अब आते हैं इसकी सदस्यता। सीधा पूछेगा कि राज्यसभा सदस्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो सीधा बताइएगा कि अनुच्छेद 84। वैसे राज्यसभा का वर्णन अगर पूछ दे तो सीधा बताना है आपको 80। राज्यसभा का वर्णन आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जो संबंधित अनुच्छेद हैं। अभी हम लोग जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो सदस्यता है वह अनुच्छेद 84। सदस्यता के लिए क्या क्या जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, उसको आप लोग जरा सा जान लीजिए कि सदस्यता के लिए भैया आवश्यक क्या क्या है, क्या चीज रहेगा तो आप सदस्य बनेंगे। तो सर्वप्रथम तो 84 अनुच्छेद के तहत ही लिखा है कि भैया जो सदस्य रहेगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, कहीं भी मूल नागरिक का लिखा हुआ नहीं है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 30 वर्ष आयु का कम से कम होना चाहिए। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु, तो कम से कम 30 वर्ष।
संसद द्वारा मांगी गई अर्हता हो, और संसद जो भी अर्हता तय करेगा वो अर्हता आपको होना चाहिए, तभी आप सदस्य बन सकते हैं। ठीक। निर्हर अब कब घोषित हो जाएंगे, निर्हरताएं कब घोषित हो जाएंगे, मतलब आपको अयोग्य घोषित कब कर दिया जाएगा, तो जब आप किसी लाभ के पद पर हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, या आप पागल हों, या आप दिवालिया घोषित हो गए हों, ऐसे कंडीशन में आप जो हैं वह अयोग्य घोषित हो जाएंगे। या आप पर सती प्रथा या दहेज प्रथा का मुकदमा हो, तब भी आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। या आप पर देशद्रोह का मुकदमा हो, तब भी आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है ना। चलें आगे। 84 में आपने सदस्यता देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 89 यानी कि अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 इसके बताता है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वह कौन होगा, है ना। यानी कि अनुच्छेद 89 सभापति, कभी भी पूछे कि राज्यसभा का सभापति किस अनुच्छेद, तो बताएंगे अनुच्छेद 89 89। इसका सभापति कौन होता है जानते हैं, तो जो राज्यसभा का सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है, सभापति जो होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है, याद करिएगा। उपराष्ट्रपति के लिए अलग निर्वाचक मंडल होता है, न कि राज्यसभा से ये सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि सभापति वह कौन सा ऐसा सदन है जिसके सभापति उसके सदस्य नहीं होते हैं। जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का होता है, लेकिन जो राज्यसभा का होता है वह राज्यसभा का नहीं होता है, याद रखना है। अब सभापति के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको जानना है। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा कथन सभापति के बारे में सही नहीं है या सही है। तो देखिए, सभापति को क्या है, कह रहा है कि वह पहली बार मत नहीं दे सकता है। जब मत होता है वहां सदन में तो पहली बार नहीं देगा मत, लेकिन जब बराबरी अगर मत हो गया, जैसे दोनों तरफ से 122 हो गया है ना, 122 दोनों तरफ से हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, 122 दोनों तरफ से हो गया, तब यह मत दे सकते हैं, यानी कि बराबरी होने पर यह मत दे सकते हैं। ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है देखिए, अगला इसमें है कि इनके हटाने, अगर जो सभापति हैं या उपराष्ट्रपति दोनों एक ही चीज है, समझिएगा, इनके हटाने को लेकर अगर जो संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं रहेंगे, यानी कि राज्यसभा का सभापति के रूप में वह नहीं रहेंगे अगर इनके हटाने का संकल्प विचार में हो तो, है ना। ये बात आप जान लीजिए, पीठासीन नहीं रहेंगे। हटाए कैसे जाएंगे, बिहार दरोगा में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है ना। तो देख लीजिए, राज्यसभा के संकल्प से उसे हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है, तो राज्यसभा के संकल्प से। ये बिहार दरोगा 1275 मेंस का प्रश्न है भाई साहब। किसका है, मेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, यहीं से प्रश्न आया था, है ना। तो राज्यसभा के संकल्प से उसे हटाया जा सकता है। कोई दिक्कत? अच्छा, जरा कमेंट करिए कि समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बहुत ही आसानी से सब कुछ समझाने की कोशिश में लगा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी लेंगे। तो सभापति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 89। 64 अनुच्छेद में भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में, वो हम जब उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब आते हैं, देखिए सभापति तो पढ़ लिए, अब सभापति से नीचे होता है कौन, उपसभापति। कौन होता है, उपसभापति। जरा जानते हैं हम लोग उपसभापति के बारे में, ठीक ना। उपसभापति क्या क्या कहता है, स्वयं अपने सदस्यों में से चुन लेते हैं। उपसभापति का चुनाव कैसे होता है, तो स्वयं अपने सदस्यों में से चुन लिया जाता है। जो राज्यसभा के जो लोग होते हैं वो अपने में से किसी को चुन लेते हैं। कौन चुनता है, तो राज्यसभा, ये जो सभापति हैं, सभापति को कहते हैं कि भैया ये है, इसे ही नामित कर दीजिए, तो सभापति के द्वारा वह नामित हो जाता है, ठीक ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसको हटना हो तो ये किसको देगा इस्तीफा, तो यह सभापति जो है, यह उपसभापति जो है, यह सभापति को दे देगा अपना इस्तीफा। अब आप बताइए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है,
है ना। इसी को आपको घुमा करके पूछेगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह अपना त्याग पत्र देता है उपसभापति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, किसको देता है बताइए। अब आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति ही तो है सभापति बना हुआ। तो प्रश्न को ऐसे घुमाया जा सकता है दोस्तों, थोड़ा सा आपको समझना है ना। तो चलिए, सभापति को ये अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं उपसभापति, इनके लिए क्या है स्थिति, तो ये भी अगर इनका भी मामला विचाराधीन हो, ठीक ना, इनका भी मामला अगर विचाराधीन हो तो ये भी पीठासीन तो ये कब रहते हैं जानते हैं, जब सभापति नहीं रहे तब ये पीठासीन बनेंगे। सभापति है तो ये आम सदस्य बने रहेंगे ना। तो अगर इन पर भी कोई मामला हो तो ये भी अपने पद पर, मतलब जो उप सभापति से सभापति के पद पर जा रहे हैं तो वो पद पर ये नहीं जा सकते हैं अगर मामला इनका विचाराधीन हुआ तब। राज्यसभा इनको प्रभावी बहुमत से हटा सकते हैं, किसको, उप सभापति को। लेकिन कैसे, तो 14 दिन पहले नोटिस देकर के। सभापति को भी हटाया जा सकता है, कैसे, तो जान ही गए कि राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा, और 14 दिन पहले नोटिस उनको देना पड़ेगा, है ना। हालांकि वो उपराष्ट्रपति जब आप पढ़ेंगे तो वहां क्लियर मैं कर दूंगा कि कैसे इनको हटाते हैं और लोकसभा में क्या इसका प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग आ गए हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो राज्यसभा की शक्ति कुछ स्थिति में लोकसभा के बराबर है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि लोकसभा से इसकी शक्ति बहुत ही कम है, लेकिन कुछ स्थिति में इसकी शक्ति बराबर है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यसभा को लोकसभा के बराबर नहीं है। तो याद करिए, अगर कोई सामान्य विधेयक पारित होता है तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर शक्ति है, साधारण विधेयक में ना। अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है तो उस पर भी दोनों की शक्ति बराबर होगी, ठीक। अगर कोई राष्ट्रपति के निर्वाचन या महाभियोग पर कोई मामला आया है तो दोनों सदन की स्थिति बराबर होगी, या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई मामला आया है तो दोनों की स्थिति बराबर होगी। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित आएगा तो राज्यसभा वाला हावी हो जाता है। अध्यादेश की अगर स्वीकृति देनी है तो दोनों सदन बराबर शक्ति है दोनों सदन के पास। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी चाहिए ना, जान गए आप। चलिए अब देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आपको एग्जाम में झलकता है, साफ आपसे पूछा जाता है। चलिए, तो अनुच्छेद 80, तो राज्यसभा का संगठन जो है वह अनुच्छेद 80, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न पूछेगा राज्यसभा किस अनुच्छेद में है तो बताइएगा 80 में। अवधि हमने आपको बताया है, तो अवधि है 83 में, ठीक ना। 81 में क्या है, तो 81 में है लोकसभा, उसको छोड़ दीजिए, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 84 में क्या है, तो इनकी योग्यता, क्या क्या योग्यता हमने बता ही दिया है। 85 में है 17 अवसान और सत्र, है ना, सत्र और 17 अवसान। विघटन तो नहीं होता है इसका, विघटन तो इसका नहीं होता है, लेकिन सत्र तो होता है और 17 अवसान भी होता है, लेकिन विघटन नहीं होता है। तो पूछे कि राज्यसभा का 17 और 17 अवसान किस अनुच्छेद में, तो क्या बता देंगे, ये अनुच्छेद 85 यानी 85। अनुच्छेद 89 आते हैं, 8 पर 9 89, कि एक सभापति होगा और उपसभापति भी होगा, दोनों का वर्णन जो है वह 89 अनुच्छेद में है। यानी सभापति और उपसभापति दोनों का उल्लेख कै में, 89 में। 90 में क्या कह रहा है कि इन दोनों का त्याग पत्र किसको देता है, तो सभापति जो है वो राष्ट्रपति को देता है और उपसभापति जो है वह सभापति को देता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चीजों को समझते चलिए, अच्छे से एक बार समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो रिजल्ट भी क्लियर ही हो जाएगा, है ना, दिक्कत नहीं होगी। चलिए 91 अनुच्छेद क्या कह रहा है, सभापति के रूप में उपसभापति। अभी हमने क्या कहा कि अगर सभापति न है तो उपसभापति काम करेगा, वो किस अनुच्छेद के तहत करेगा, तो वह 91 अनुच्छेद के तहत करेगा, है ना। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, देखते हैं क्या है। तो 92 जो अनुच्छेद है वो क्या कह रहा है, तो 92 नंबर अनुच्छेद है, कह रहा है कि ये हटाने का इनका, यानी कि सभापति और उपसभापति दोनों को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर पीठासीन न होते हैं। अभी बताया ना हम कि अगर ये
हटाने का मामला हो तो ये पीठासीन नहीं होंगे। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह 92 यानी कि 92 अनुच्छेद में है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। 92 अनुच्छेद कहता है कि अगर इनको हटाने का मामला विचाराधीन हो तो ये पीठासीन का कार्य नहीं करेंगे, पीठासीन नहीं रहेंगे, है ना। अब आते हैं अनुच्छेद 67 जो कि महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है। ये प्रश्न जो है पूछा था बिहार दरोगा 1275 मेंस में कि उपराष्ट्रपति को हटाते हैं तो केवल राज्यसभा के एक संकल्प से, और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह 67 अनुच्छेद में है। देखिए, बहुत लोग आपको मिलेंगे यूट्यूब पर हल्ला करने वाले, बहुत लोग मिलेंगे उपहार बांटने वाले, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं, मैं अपनी देखिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही मिला लीजिएगा बाकी जगह के कंटेंट से। अगर आप कहीं से पढ़ते होंगे तो मिला लीजिएगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि नहीं, जरा सा जानकारी ले लीजिएगा। तो 67 अनुच्छेद में यही कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने का, उपराष्ट्रपति या फिर जिसको भी हटाने का संकल्प है वह अनुच्छेद 67, जिसको भी का मतलब कि उपराष्ट्रपति को आप सभापति भी कह सकते हैं ना, तो अगर सभापति दे दे तब भी वही चीज होगा, याद रखना है आपको। ठीक, अब आते हैं 312 अनुच्छेद जो कि महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? केंद्र व राज्य हेतु अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। राज्यसभा के पास ये विशेष पावर है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग होता है ना, उसका गठन कौन करता है? तो वह गठन राज्यसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। कोई नया सेवा सृजन करना हो तो वह कौन करेगा? राज्यसभा करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह 312 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। चलें आगे, चलिए 312 के बाद 249 अनुच्छेद कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को अधिकृत कर सकता है एक कानून बनाने के लिए। ऐसे आप जानते हैं कि राज्य सूची पर तो राज्य ही कानून बनाती है, लेकिन राज्यसभा के पास वो पावर है कि वो संसद को अधिकार दे सकता है कि चलिए आप बनाइए, क्योंकि राज्य का प्रतिनिधित्व ये करते हैं तो ये दे सकते हैं कि चलिए आप बना लीजिए, ठीक ना। अब थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है, एक दो चीजें वो जान लीजिए कि राज्यसभा की बिहार में अगर पूछता है सीट कितनी है तो 16। अगर पूछे कि कौन ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा की सीट बिहार की राज्यसभा की सीटों के बराबर हो, तो बताएंगे बंगाल। अब कभी पूछ दे कि निम्न में से किस राज्य की सीट बिहार के राज्यसभा के सीट से बराबर से ज्यादा है, तो जान लीजिए कि तमिलनाडु का 18 है, महाराष्ट्र का 19 है और उत्तर प्रदेश का 31 है। तो बिहार से 3 राज्य हैं जिनके पास राज्यसभा की सीट ज्यादा है, जिसमें है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बराबर में एक है पश्चिम बंगाल और 16 अपने है ही, बाकी जो है बिहार से कम है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार आप कमेंट अवश्य करिएगा, क्या आपको और भी टॉपिक पर वीडियोज चाहिए या आप बोर हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो कंटेंट आप देखे हैं बिहार दरोगा में, आप समझ लीजिए कि इसको अगर आप पढ़ लिए जो भी इसमें बताया गया है तो एक प्रश्न तो आपका पक्का, चाहे आप मुख्य परीक्षा दे दीजिए, चाहे पीटी दे दीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। फुल डिटेल है, ये फुल डिटेल है भाई साहब। इतना ही नहीं छोड़ेंगे, इसके बाद मैं आपको पहले ही बताया हूं कि सारे सब्जेक्ट जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। यहां मान के चलिए कुछ चीज छूटा हो तो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, तो मिस मत करिएगा। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जब सीरीज चलाऊंगा तो वो भी आप देखिएगा जरूर, है ना। और फिलहाल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यही निवेदन है आप लोगों से, विनम्र निवेदन है। बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिएगा, शेयर अपने दोस्तों के बीच, पढ़ने वाले बच्चों के बीच करिएगा, वैसे नहीं करिएगा, ठीक ना। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक लोकसभा होने वाला है, तो इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।